अगर आप सीए या सीएमए के एस्पिरेंट हैं और किसी भी सब्जेक्ट का ढूंढ रहे हैं एक ऐसा साथी यानी कि एक टीचर जो कि आपको आपके पड़ाव से एक जगह से दूसरे जगह इजीली लेके जा सके विथ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, तो आपको ये वीडियो देखकर समझ आएगा कि किस तरीके से आपको अपने क्लासेस के बारे में डिसीजन लेना है। यानी कि YouTube में कई बार बहुत सारे बड़े बड़े वीडियोस डेमो के लिए आ जाते हैं, बट आप उसको पूरा देख ही नहीं पाते और अल्टीमेटली किसी के भी जस्ट बहकावे में आकर या किसी के बस बताए हुए के हिसाब से आप कोई टीचर की क्लास ले लेते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को इवेल्युएट करें 3 डिफरेंट एंगल से, एक एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन के एंगल से, यानी कि ये डीप में कैसे ले जाया जा रहा है एक एक कॉन्सेप्ट में उसको देखें, और किस तरीके से आपको स्क्रीन में प्रेजेंट करके समझाया जा रहा है वो समझें। सेकेंडली आप ये भी देखें कि किस तरह का नोट्स आपको लिखवाया जा रहा है या आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। और थर्डली आप ये भी देखें कि आपके साथ जो टीचर बात कर रहे हैं उनके साथ आपका कनेक्शन, बॉन्डिंग और वाइब्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इन तीनों पैरामीटर पर कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने टीचर से, तो डेफिनेटली आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये जरूर देखिए कि उन टीचर के ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो आइए चलिए अब शुरू करवाते हैं आपके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक का डेमो, जिसको आप पूरा एंड तक देखेंगे और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको उससे क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला। अगर कुछ कमी भी लगी तो भी आप कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम और बेहतर कर सके और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला, प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं। देन ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न एनवायरनमेंट। पहले बिजनेसेस कैसे होते थे, अब बिजनेस कैसे होने लगे। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न एनवायरनमेंट। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न एनवायरनमेंट। थर्ड, प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एबीसी। प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एबीसी। जल्दी जल्दी लिखेंगे, एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा, एग्जाम में तो सब जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा, तो अभी से प्रैक्टिस बनाइए जल्दी जल्दी लिखने की। प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एबीसी। स्टेप्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जिनका हो गया वो टाइप कर दे चैट बॉक्स में। स्टेप्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। स्टेप्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हमेशा अपने पास 2 पेन रखेंगे आप लोग, एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन। सारे हेडिंग्स को ब्लैक पेन में लिखिएगा ताकि पता चले ये पार्ट हेडिंग है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको भी ब्लैक पेन से सर्कल जरूर करिएगा कि आपको पता रहे रिवीजन के समय कि यहां पे मेरे को ज्यादा एम्फेसिस देना है, ज्यादा फोकस देना है। देन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एबीसी। मैं बता दूं ये चैप्टर बहुत इजी है, आपको एकदम फ्री के 7 मार्क्स देके जाएगा। कहां पर आता है, क्वेश्चन नंबर 2B में। क्वेश्चन नंबर 2B में ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को पूरे अच्छे से कर लेंगे, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अच्छे से कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेट है वो सिक्योर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेट सिक्योर्ड है। 2A में इंट्रोडक्शन टू MA से क्वेश्चन आया, 2B में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया। लिख लिया सभी ने। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया जैसे अभी तो आपने बता दिया सेटअप का कॉस्ट इतना है, सेट नंबर ऑफ सेटअप्स गिवन है, तो क्वेश्चन में भी ये सब गिवन होगा। क्वेश्चन में भी ये सब गिवन होगा, ऐसा नहीं कि आपको नंबर ऑफ सेटअप्स जाकर खोज के लाना पड़ेगा, नहीं, क्वेश्चन में गिवन है। सोचिए कितना इजी है, जो एग्जांपल मैंने लिया वैसे ही क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, बस प्रैक्टिस जितना कर लेंगे उतना ग्रिप आ जाएगा। तो अब पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखिए पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
पर्टिकुलर्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और ओवरहेड भी कैसा? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड अलग होता है, एक्चुअल ओवरहेड्स अलग होता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि एब्जॉर्प्शन जो हम करते हैं वो एस्टिमेशन के बेसिस पे करते हैं, और जब एक्चुअली में खर्चा लगता है तब जाके मेरे को अपना एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट पता चलता है। ओवरहेड जो हम निकालते हैं, एब्जॉर्ब जब करते हैं तो एस्टिमेशन पे करते हैं, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं है कि अभी क्या मेरी कॉस्ट लगने वाली है। वो तो जब एक्चुअल में कॉस्ट लग जाता है तब जाकर पता चलता है। तो बाद में फिर हम कंपेयर करते हैं कि हमने ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब किया और एक्चुअली में कॉस्ट क्या लगा। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। नोट्स लिखेंगे। पहला नोट्स, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड मिलता कैसे है? ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कैसे मिलता है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल बेसिस। मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल बेसिस। सेकेंड नोट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, रेट कैसे मिला? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस। डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस। यहां तक लिखेंगे तो मेरे को बताइएगा, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को लिखवाऊंगा। एक एग्जांपल आप लोगों को लिखवाऊंगा। सबने लिख लिया यहां तक? तो एक एग्जांपल मेरे साथ लिखिए। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स इज इक्वल टू 1 lakhs। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स इक्वल टू 1 lakhs। सेकेंड लिखिए, एस्टिमेटेड मशीन आवर्स। एस्टिमेटेड मशीन आवर्स इज इक्वल टू 50,000 आवर्स। इज इक्वल टू 50,000 आवर्स। एक्चुअल मशीन आवर्स 51,000। एक्चुअल मशीन आवर्स 51,000। एक्चुअल मशीन आवर्स 51,000। फाइंड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। फाइंड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब हुआ? फाइंड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब हुआ? बनाइए, बना के मेरे को आंसर आप लोग बताएंगे। 2 मिनट का टाइम है, एकदम 2 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं। 2 मिनट बहुत इजी है, कैलकुलेटर पे ही हो जाना चाहिए था। 2 मिनट का टाइम। फाइंड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा? कितना ओवरहेड हमारा एब्जॉर्ब होगा? ₹1,00,000 एस्टिमेटेड ओवरहेड्स है। एस्टिमेटेड मशीन आवर्स 50,000 है। एक्चुअल में मशीन आवर्स है 51,000। तो ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब होगा? आंसर करिए। 60 सेकेंड्स मोर। $1,02,000। वेरी गुड। 1,02,000 कैसे आया? सबसे पहले हम निकालेंगे ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, सॉरी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे मिलेगा? मैंने कितना ओवरहेड्स एस्टिमेट किया कि मैं खर्च करूंगा? 1 लाख। और इस 1,00,000 को खर्च करके कितना मशीन आवर्स में काम करवा सकता हूं? 50,000 मशीन आवर्स। 50,000 मशीन आवर्स, दैट मीन्स ₹2 पर मशीन आवर।
हर एक मशीन आवर का मैं 2 रुपीज एब्जॉर्ब कर लूंगा, हर एक मशीन आवर का मैं 2 रुपीज एब्जॉर्ब कर लूंगा। अब ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कितना हुआ, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड, तो जब ओवरहेड्स एब्जॉर्ब निकालते हैं तो फॉर्मूला यहां पे देखिए क्या लिखा है आप लोगों ने, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल बेसिस, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल बेसिस, एब्जॉर्प्शन रेट है 2 रुपीज और एक्चुअली में कितना खर्च हुआ है, एक्चुअली में कितने आवर्स काम हुआ है, 51,000, एक्चुअली में 51,000 काम हुआ है, दैट मीन्स ₹1,02,000 आपका ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड होगा, 1,02,000 का ओवरहेड एब्जॉर्ब होगा। समझ गए, सिंपल एकदम, ओवरहेड 1,02,000 का एब्जॉर्ब होगा। थर्ड नोट लिखिए, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट नोट्स में कंटिन्यू करेंगे। पहला पॉइंट क्या था, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, कैसे मिला था, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल बेसिस। सेकंड पॉइंट था हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, बजटेड ओवरहेड्स बाय बजटेड बेसिस। नोट नंबर 3, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट, ओवरहेड रेट कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के ध्यान में रखना है, एक सिंगल और ब्लैंकेट रेट। जो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया था कि 50,000 रुपीज का ओवरहेड लगेगा 30,000 आवर्स के लिए, तो पर आवर का रेट 1.67 आया था। मैंने वहां कोई डिपार्टमेंट कुछ नहीं देखा, पूरी कंपनी को एज अ होल देखा। तो सिंगल ब्लैंकेट रेट में हम यही करते हैं, लिख लीजिए, फिर वापस एक बार डिस्कस करेंगे। यहां पे आप लोगों को बोलूंगा छोटा सा एग्जाम्पल भी लिख लेना है। सिंगल और ब्लैंकेट रेट, सिंगल और ब्लैंकेट रेट में हम पूरी कंपनी का ओवरहेड लेंगे, पूरे कंपनी का बेसिस लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो रेट मिल गया। और फिर एक बार रेट मिल गया तो ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालने का तरीका वही है, रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल बेसिस, रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल बेसिस। और डिपार्टमेंटल रेट में हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज जाते हैं, डिपार्टमेंट वाइज जाते हैं। लिख लिया सभी ने, ये क्लास स्लाइड्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए रेलेवेंट है वो आप लिख लीजिए, क्योंकि हम समझने के लिए बहुत सारी चीजें लिखते हैं, समझते हैं। तो अगर मैं सब कुछ अगर आपको लिखवाने लगूंगा ना, तो एग्जाम के लास्ट डे के पहले हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए लिखेंगे हम सिर्फ वही जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट लिख लिया। चलिए अब यहीं पे एक एग्जांपल लिखिए मेरे साथ, इसके जस्ट नीचे, टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड, टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड डिपार्टमेंट ए के लिए है 30,000, डिपार्टमेंट बी के लिए 20,000, और टोटल एस्टिमेटेड मशीन आवर्स, टोटल एस्टिमेटेड मशीन आवर्स डिपार्टमेंट ए के लिए 10,000 आवर्स और डिपार्टमेंट बी के लिए 5,000 आवर्स। डिपार्टमेंट ए के लिए 10,000 आवर्स, डिपार्टमेंट बी के लिए 5,000 आवर्स। अब आपका काम है, आप मेरे को सिंगल ओवरहेड रेट निकाल के बताएंगे और डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट निकाल कर बताएंगे, दोनों काम आपका है। डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट, क्योंकि मैंने समझाया एकदम अच्छे से कि सिंगल ओवरहेड रेट कैसे निकालना है, डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट कैसे निकालना है।
2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट में बस निकाल के दिखाना है। देखिए टाइम स्टार्ट है, दिख रहा है क्या आप लोगों को टाइम? नहीं दिख रहा है? सिंगल में 3.33 आ रहा है, मशीन आवर्स 3.33 पर मशीन आवर। तो सिंगल ओवरहेड रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ओवरहेड देखिए डिपार्टमेंट का कितना है, टोटल कंपनी का, पूरे कंपनी का सब मिला के ओवरहेड है हमारा 50,000, और टोटल एस्टिमेटेड मशीन आवर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए 15,000 है। तो सिंगल ओवरहेड रेट हमारा आने वाला है 50,000 बाई 15,000 मशीन आवर्स, 50,000 डिवाइडेड बाई 15,000, दैट इज 3.33 पर मशीन आवर। वेरी गुड, 3.33 पर मशीन आवर। और डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट कैसे निकालेंगे, डिपार्टमेंट वाइज में डिपार्टमेंट ए का अलग, डिपार्टमेंट बी का अलग। बाकी आंसर करिए जल्दी जल्दी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे को पता नहीं चल रहा, आप निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, निकालना है आप लोगों को भी और आंसर करना है, बोलना है मेरे साथ। सिंगल ओवरहेड रेट 3.33 पर मशीन आवर, और डिपार्टमेंट वाइज जब ओवरहेड रेट निकालेंगे, थ्री के एंड 4K, तो डिपार्टमेंट ए में ओवरहेड्स कितना लगा है, 3K और 4K नहीं आना चाहिए, 3 एंड 4 आएगा, 3 एंड 4 आएगा। डिपार्टमेंट ए में हमारा ओवरहेड्स लगा है 30,000, मशीन आवर्स है 10,000, तो ₹3 पर मशीन आवर आया। और डिपार्टमेंट बी में, वेरी गुड, सबने सही बताया, मतलब सबको ही को समझ में आ गया है, 20,000 बाई 5,000, ₹4 पर मशीन आवर। डिपार्टमेंट ए में 3 पर 4 आवर और डिपार्टमेंट बी में 4 पर मशीन आवर, सिंपल एकदम। चलिए कोई नहीं, तो ये एग्जाम्पल भी सबने लिख लिया, एकदम सिंपल एग्जाम्पल था। अब फोर्थ नोट लिखिए, टाइप्स ऑफ बेसिस। जैसे अभी तक मैंने 2 बेसिस तो आपको सिखाया, एक लेबर आर हो सकता है, एक मशीन आर हो सकता है, और भी क्या क्या तरीके के बेसिस हो सकते हैं, और भी क्या क्या तरीके के बेसिस हो सकते हैं। नोट 4, टाइप्स ऑफ बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस। अब ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्वांटिटी गिवन है कि ए मैंने इतना बनाया, बी मैंने इतना बनाया, तो उस केस में आपको क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड को बेसिस लेना है, उस केस में क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड को बेसिस लेना है। अगर क्वेश्चन में लेबर आर गिवन है, मशीन आर भी गिवन है, क्वेश्चन में लेबर आर भी गिवन है, मशीन आर भी गिवन है, तो क्वेश्चन फिर स्पेसिफाई करेगा, क्वेश्चन फिर स्पेसिफाई करेगा कि आपको लेबर आर लेना है या मशीन आर लेना है। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं भी करता है तो क्वेश्चन में ये बात कहीं जरूर लिखी हुई होगी कि आपकी कंपनी लेबर ओरिएंटेड है या मशीन ओरिएंटेड है। लेबर ओरिएंटेड है मतलब हम मैनुअल काम ज्यादा करते हैं, आदमी ज्यादा है मेरे पास, और मशीन ओरिएंटेड है मतलब हम मशीन से ज्यादा काम करवाते हैं। तो अगर मशीन से ज्यादा काम करवाएंगे तो मशीन आर्स को बेसिस लेना है, लेबर से ज्यादा काम करवाएंगे तो लेबर्स को बेसिस लेना है। तो वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन पे जाएंगे तो देखिएगा एकदम इजी, आप खुद सॉल्व करेंगे मेरे से भी पहले। तो लिख लिया सभी ने टाइप्स ऑफ बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस लिखिए, टाइप्स ऑफ बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस।
और ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालने के लिए तो फॉर्मूला हर समय सेम है, जितना ओवरहेड रेट आया मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल बेसिस से। तो अगर बेसिस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है तो एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हमारा बेसिस लेबर आवर्स है तो एक्चुअल लेबर आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। बेसिस मशीन आवर्स है तो एक्चुअल मशीन आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये तो एकदम कनेक्टिंग है। चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए। एक क्वेश्चन मन में आ सकता है, भैया लेबर आवर्स और लेबर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? लेबर आवर्स और लेबर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? लेबर आवर्स का मतलब होता है कि लेबर कितनी देर काम करेगा, ये आवर्स में होगा, 10,000, 15,000, 20,000। और लेबर कॉस्ट का मतलब है कि मैं लेबर को क्या पैसे दे रहा हूं, लेबर मेरे से पैसा क्या लेके जा रहा है। कई बार क्वेश्चन में आपको लेबर आवर्स गिवन नहीं होगा, लेबर कॉस्ट गिवन हो सकता है कि जैसे लेबर को मैंने 1 लाख रुपीस की पेमेंट की, तो उस केस में हम लेबर कॉस्ट लेंगे। तो वो क्वेश्चन बता देगा आपको कि आपको क्या बेसिस लेना है, क्या बेसिस लेना है, वो क्वेश्चन बताएगा। अभी हम वैसा एक क्वेश्चन करेंगे भी। सब कोई है मेरे साथ? चैट बॉक्स में यस लिख देंगे एकदम सब कोई, तो पता चलेगा सब कोई मेरे साथ है। यस, वेरी गुड। This is the level of participation that I want from you guys. Keep it interactive as much as we can. लिख लेंगे तो बताएंगे मेरे को, फिर आगे बढ़ेंगे हम। डन, सभी का हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। 3 घंटे में करना है पेपर, इसीलिए क्लास का भी टाइम मैंने 2 बजे रखा है कि हर समय आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं हो अभी 2 बजे क्लास नहीं रहता तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सो जाते हैं। सोना नहीं है। चलिए, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोगों के पास है, मैंने ग्रुप में भेजा था, है ना सभी के पास? एक बार अगर आपके पास ओपन करने का कोई ऑप्शन है तो आप ओपन कर लीजिए, और नहीं कोई ऑप्शन है तो मैं स्क्रीन पे तो अभी दिखा ही रहा हूं। अभी आप लोगों के पास बुक नहीं आई होगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हमने जस्ट अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस भी बुक में अपडेट करवा दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, तो वो हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे एक्सरसाइज बुक नंबर पेज नंबर दोनों लिखने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे अभी तो आपकी सबसे पहली नोटबुक चल रही होगी, तो यहाँ पे आप नोटबुक नंबर 1 जो भी पेज नंबर है वो लिखेंगे, और इंडेक्स मेंटेन करेंगे। सबको इंडेक्स मेंटेन करेंगे। पहले पेज में क्या लिखना है, पेपर पैटर्न लिखा होगा सबने। अगर पहले पेज में पेपर पैटर्न नहीं लिखा है तो अभी जैसी क्लास एंड होगी पिछले वीडियो में जाएंगे और पिछले वीडियो से पेपर पैटर्न पूरा नोट करेंगे एकदम फर्स्ट पेज में, और हर रोज पेपर पैटर्न को 5 मिनट देखेंगे कि पता चले कि हर चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। और इंडेक्स में प्रॉपर इंडेक्स बनाएंगे, जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, चैप्टर का नेम लिखेंगे उसमें से। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया प्रॉब्लम्स, सबसे पहले क्या बताया था, कॉस्ट कंप्यूटेशन यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो वो पहला पॉइंट लिखेंगे, उसका पेज नंबर लिखेंगे। जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें तो वो भी इंडेक्स में होना चाहिए कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 किस पेज में है। सब एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ये सब स्ट्रैटेजीज, ताकि आप रैंक लाने के हिसाब से पढ़ पाओ, क्योंकि हमारे पास हर समय टाइम क्रंच होगा। अब मेरे को क्वेश्चन 1 का आंसर मिल ही नहीं रहा है, खोजने में 10 मिनट मैंने लगा दिया, तो ये 10 मिनट क्या है, वेस्टेज है। वही अगर मैंने इंडेक्स प्रॉपर बनाया होता तो ये 10 मिनट मेरे सेव हो जाते ना। तो इंडेक्स बनाने का ये बेनिफिट है।
क्वेश्चन नंबर 1 जो भी पेज नंबर है आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। यहां पे हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग मेथड्स यूज करना है, वो सारे मेथड्स आपको गिवन है। अलग अलग मेथड्स यूज करके आपको ओवरहेड रेट निकालना है। चलिए शुरू हो जाइए, बनाइए, बनाएंगे। और जब आंसर बनाएंगे कॉपी में तो कैसे बनाना है, एक सेकेंड, कहां चला गया। प्रॉपर एकदम हेडिंग देंगे, सब कुछ लिखेंगे। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, पेज, बुक का जो भी पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर 1 है, तो यहां पे भी आपको बुक का पेज नंबर 1 मार्क कर लेना है। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, पेज 1। कितना पेज गैप रखना है मैक्स फॉर इंडेक्स? आप एक बार 5 पेज का गैप रख सकते हैं, क्योंकि 5 पेज तो लग ही जाएगा एक नोटबुक में। अगर आप प्रॉपर इंडेक्सिंग करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं, हर चैप्टर में हर टॉपिक का इंडेक्स बना रहे हैं, हर क्वेश्चन का इंडेक्स बना रहे हैं, तो मिनिमम 5 पेजेस यू विल नीड इन एवरी नोटबुक। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1। चलिए बनाइए बनाइए, वेट नहीं करूंगा। अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, मैंने आंसर क्वेश्चन नहीं दिखाया। ये क्वेश्चन है, बनाइए। दो मिनट का टाइम और दिया जाएगा, बस, और 2 मिनट का टाइम। इजी क्वेश्चन है एकदम। फोर 4.5, वेरी गुड। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 4.5। टू 2.3, चलिए मैं बना रहा हूं अब। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं बेसिस और एक तरफ लिख लेते हैं ओवरहेड रेट। बेसिस ओवरहेड रेट। सबसे पहला बेसिस क्या है हमारा? कॉस्ट सेंटर ओवरहेड है 62,100 रुपीज, और
सबसे पहले हमें निकालना है, अलग अलग मेथड्स हैं, तो पहले हम प्रोडक्शन आउटपुट के हिसाब से निकाल लेते हैं। पहला बेसिस प्रोडक्शन आउटपुट, प्रोडक्शन आउटपुट, तो 62,100 डिवाइडेड बाई, अगर आउटपुट है तो बेसिस हमारा क्या बन जाएगा, बेसिस हमारा आउटपुट बनेगा, तो आउटपुट में 13,800 है हमारे पास। 62,100 डिवाइडेड बाई 13,800, 4.5 पर यूनिट। वेरी गुड। सेकेंड केस में डायरेक्ट लेबर आवर्स, सिक्सटी टू 100 की कॉस्ट है, लेबर आवर्स कितने हैं 27,000, लेबर आवर्स 27,000, 62,100 डिवाइडेड बाई 27,000, 2.3 पर लेबर आवर। थर्ड हमारे पास है मशीन आवर्स। वेरी गुड प्रत्युष। मशीन आवर्स 34,500 है, तो 62,100 डिवाइडेड बाई 34,500, 1.8 पर मशीन आवर। सिंपल एकदम। थर्ड का 3.6 आया है आपका। अच्छा, आपने हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे सीक्वेंसिंग में किया होगा। फोर्थ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट 62,100 डिवाइडेड बाई वेजेस कॉस्ट क्या है हमारा 17,250, तो ये 3.6 आ रहा है। अब याद रखिएगा ना कि अगर मशीन आवर्स है, आउटपुट है, तो इन तीनों के केस में तो आप रुपीस के टर्म्स में आंसर दे सकते हो, लेकिन जब डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, ये सब चीजें आ जाएंगी, जब हम नीचे में कॉस्ट लेंगे तो आंसर फिर हम परसेंटेज में देंगे, आंसर हम परसेंटेज में देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए आपके पास पर यूनिट बोलने का ऑप्शन था, पर आवर बोलने का ऑप्शन था, यहाँ पे तो दोनों ही केसेस, वेजेस कॉस्ट, ये भी एक कॉस्ट है और ओवरहेड्स दोनों ही कॉस्ट है, तो आप आंसर किसी भी टर्म्स में नहीं बता पाओगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये 62,100 भी रुपीज है और 17,250 भी क्या है, रुपीज है, तो रुपीज तो कैंसिल हो गया, इसीलिए यहाँ पे आंसर हम परसेंटेज टर्म्स में देंगे। 360%, 360%। समझ गए? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमारा 49,680 का है, 62,100 डिवाइडेड बाई 49,680, तो अगेन ये भी रुपीज कट जाएगा, आंसर परसेंटेज के टर्म्स में आएगा। 62,100 डिवाइडेड बाई 49,680, 125%। वेरी गुड, वेरी नाइस। सिक्स्थ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट हमारा क्या है रुपीज 62,100 डिवाइडेड बाई 66,930, वेरी गुड। %92.78 अप्रॉक्स आ रहा है, तो 93% चलेगा। पहला क्वेश्चन सभी का हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, and the annual output of the two products are 10,000 units and 20,000 units respectively. That means A हम बना रहे हैं 10,000 units, B हम बना रहे हैं 20,000 units.
द टोटल एनुअल ओवरहेड्स ऑफ द कंपनी इज 3 lakhs. टोटल ओवरहेड गिवन है कंपनी की 3 लाख रुपीज. मशीन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट ए आर 20,000 आवर्स. मशीन आर जो रिक्वायर्ड है वो 20,000 है प्रोडक्ट ए के लिए. एक सेकेंड. प्रोडक्ट ए के लिए 20,000 रिक्वायर्ड है और प्रोडक्ट बी के लिए 10,000. कंप्यूट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम यूजिंग मशीन आवर्स एज द बेसिस. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के हिसाब से निकालना है और बेसिस क्या लेना है? मशीन आवर्स लेना है. तो अब मेरे को एक बात समझाइए. अब मन में डाउट क्या आएगा? मन में डाउट ये आ सकता है कि भैया प्रोडक्ट ए का मशीन आवर्स अलग से गिवन है, प्रोडक्ट बी का मशीन आवर्स अलग से गिवन है, तो डिपार्टमेंट वाइज मशीन आवर्स गिवन है, तो क्या डिपार्टमेंट रेट यूज करना है? क्या डिपार्टमेंट रेट यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज आपको ओवरहेड्स गिवन नहीं है. ओवरहेड्स तो टोटल गिवन है. ओवरहेड जो है वो तो 3 लाख रुपीज टोटल गिवन है. तो क्या आप डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं. तो हमें सिंगल ओवरहेड रेट निकालना पड़ेगा. सिंगल ओवरहेड रेट मिल जाएगा. कैसे मिलेगा? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड बेसिस. तो हमारा टोटल बजटेड बेसिस क्या है? अब एग्जाम यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि यूनिट्स के हिसाब से करना है, लेकिन क्वेश्चन में तो साफ साफ बोल दिया है कि मशीन आवर्स को ही बेसिस लेना है. अगर क्वेश्चन में मशीन आवर्स गिवन नहीं होता तो हम यूनिट्स के हिसाब से एब्जॉर्ब करते हैं, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली चलाकर बोल दिया है कि मशीन आवर्स के हिसाब से करना है, तो मशीन आवर्स के हिसाब से कर लीजिए. तो 3 लाख रुपीज आपकी टोटल ओवरहेड और मशीन आवर्स कितना होगा? प्रोडक्ट ए का 20, प्रोडक्ट बी का 10, कुल मिला के 30,000. समझ गए सभी कोई? चलिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालिए. सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर, जो भी पेज नंबर है बुक से लिखेंगे. पेज नंबर क्या है हमारा? पेज नंबर 2. वर्किंग नोट 1 बना लीजिए. एक वर्किंग नोट 1. टोटल मशीन आवर्स 30,000 आवर्स प्लस 20,000. कितना है हमारा? 30 नहीं 20 और 10 है. 20,000 एंड 10,000. 30,000 आवर्स. वर्किंग नोट 2 ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट. अब रेट मिल जाएगा. रेट कैसे मिलेगा? बजटेड बेसिस, सॉरी बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस. बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस. बजटेड ओवरहेड है हमारा 3 lakhs. बजटेड बेसिस है 30,000. दैट मीन्स ₹10 पर मशीन आवर. ₹10 पर मशीन आवर. ये निकाल लीजिए सबको ही. ₹10 पर मशीन आवर. ओवरहेड रेट पर यूनिट 20 एंड 5. आपने पर यूनिट कैसे निकाल लिया? अच्छा क्वेश्चन में पार्ट 2 में कुछ बोला भी है क्या? पढ़े एक सेकेंड. अच्छा हाँ ठीक है मिल जाएगा. तो अब प्रोडक्ट ए में 20,000 आवर्स लगाए और टोटल यूनिट्स भी मेरे को मालूम है. सही किया आपने, वेरी गुड. तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया 10. तो क्या मैं यहां से प्रोडक्ट वाइज कितना रेट एब्जॉर्ब मींस प्रोडक्ट वाइज रेट क्या होगा मिल जाएगा. अब कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर यूनिट, कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड रेट पर यूनिट, कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड रेट पर यूनिट.
ए के केस में 10 रुपीज पर मशीन आवर एब्जॉर्ब होगा, और ए कितना आवर्स लग रहा है, ए में 20,000 आवर्स लगता है हमारा, 20,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई ₹10 पर आवर, तो ए के पीछे हमारा 2 लाख रुपीज लगा, ए के पीछे 2 लाख रुपीज लगा। और ये 2 लाख रुपीज लगा के मैंने कितने यूनिट्स बनाए, 20,000 यूनिट्स नहीं 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स बनाया, तो डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट्स, दैट मीन्स ₹20 पर यूनिट। समझ गए सभी कोई? पहले हम क्या किया, हमने पहले ₹10 पर मशीन आवर मिल गया रेट, उसके हिसाब से हमने टोटल प्रोडक्ट ए के ओवरहेड्स निकाले और फिर पर यूनिट निकाल लिया। सिमिलर चीज बी में भी करेंगे। बी में आवर्स कितने हैं, बी में आवर्स हैं 10,000, तो 10,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई ₹10 पर आवर, तो ये हमारा आएगा 1 लाख, और 1 लाख रुपीज ओवरहेड लगा के मैंने कितने यूनिट्स बनाए हैं, बी के 20,000 यूनिट्स बनाए हैं, तो डिवाइड करेंगे 20,000 यूनिट से, दैट मीन्स ₹5 पर यूनिट। वेरी गुड प्रत्युष, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ओवरहेड रेट पर यूनिट मिल गया। अब पार्ट बी में हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्टेट द इन्फ्रेंसेस विच कैन बी मेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम। इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है कंक्लूजन्स, हम इस ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए आंसर को देख के कि प्रोडक्ट ए में ज़्यादा कॉस्ट आई, प्रोडक्ट बी में कम कॉस्ट आई, प्रोडक्ट ए में ज़्यादा कॉस्ट आई, प्रोडक्ट बी में कम कॉस्ट आई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ए में आर ज़्यादा है, प्रोडक्ट बी में आर्स कम है, तो जिसमें आर ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसमें कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, और प्रोडक्ट बी में आर्स कम है तो ऑटोमेटिकली उसमें कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहला, द फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूम रिसोर्सेज इन प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम। जिसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उसके पीछे कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। ट्रेडिशनल में यही होता था, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली में भी इतना हो, एक्चुअली में भी इतना हो कोई ज़रूरी नहीं है। आप खुद एकदम बेसिकली सोचिए, सैमसंग 2 फोन्स बनाती है, एक बनाती है फोल्ड, एक बनाती है नॉर्मल सा कोई कीपैड वाला फ़ोन। दोनों को बनाने के लिए मशीन 1 घंटा चलता है, सेम मशीन है, सेम मशीन 1 घंटा चलता है मशीन। तो अगर हम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से जाएंगे तो फोल्ड का प्राइस और कीपैड फोन का प्राइस एक ही होना चाहिए। 1 घंटा मशीन चलाए तो दोनों की प्राइस तो सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। फोल्ड में हम क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिकेशंस देते हैं, तो उन स्पेसिफिकेशन का तो कॉस्ट है, उसमें अलग अलग फीचर्स दिया तो फीचर्स का कॉस्ट है। तो एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्टिंग करिए ना, फीचर ज़्यादा डाले हैं तो ज़्यादा कॉस्ट निकालिए, कम फीचर्स दिया तो कम कॉस्ट आएगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन सब से मतलब ही नहीं है, वो देख रहा है कि मशीन कितना चला, लेबर कितना काम किया। अगर सेम मशीन और काम हो रहा है तो सेम प्रोडक्ट में कॉस्ट डाल दो, वैसे थोड़ी हो सकता है। ये प्रॉब्लम थी। तो यहाँ से हमने ये इन्फरेंस निकाला कि ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। सेकेंड, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कैन नॉट बी मेड। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस स्टेप से वैल्यू एडिशन हो रहा है और किससे वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। हो सकता है ना कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें से कुछ एक्टिविटीज़ से मेरे प्रोडक्ट में वैल्यू आ रहा है और कुछ एक्टिविटीज़ से प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो वो चीज़ पता नहीं चलेगा। हमने टोटल ओवरहेड कॉस्ट ले लिया है। अगर एक्टिविटी वाइज लेते हैं तो पता चलता ना कि इसमें वैल्यू एडिशन हुआ, इसमें वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। जैसे क्लीनिंग प्रोडक्ट बी में सिर्फ हो रहा है, तो अगर सिर्फ बी में हो रहा है तो ए में उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, तो उसका कॉस्ट ए में मत डालो, उसका कॉस्ट सिर्फ बी में डालो, क्योंकि बी में उससे वैल्यू एडिशन हुआ। लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है कि किस जो भी खर्च लग रहा है उसमें से ए को कुछ बेनिफिट मिल रहा है या बी को कितना मिल रहा है, नहीं पता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इट डज नॉट फैसिलिटेट द कंट्रोल ओवर दोज एक्टिविटीज विच में कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। यहाँ पे मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट के ऊपर में कोई भी कंट्रोल नहीं है, मैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। नॉर्मली क्या होना चाहिए,
सपोज करिए कि अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 है, 50,000 है, तो अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट ए आपने ज़्यादा बनाया, 10,000 यूनिट्स बनाया, तो पर यूनिट 5 रुपए लगा, पर यूनिट 5 रुपए लगा। अब वही अगर आप प्रोडक्ट ए को 20,000 बनाओगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी समझने के लिए बता रहा हूँ, 20,000 बनाया तो कॉस्ट क्या हो जानी चाहिए, कॉस्ट क्या हो जानी चाहिए, 50,000 बाई 20,000, 2.5, 5 से 2.5, फिक्स्ड कॉस्ट तो जितना है 50,000 उतना ही लगेगा ना। अब अगर मैं ज़्यादा यूनिट्स बनाऊंगा तो ज़्यादा यूनिट्स बनाने से मेरी कॉस्ट तो कम होनी चाहिए, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो उल्टा बात कर रहा है, बोल रहा है अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, तो ये गलती है, ये कंक्लूजन यहाँ से मिल रहा है। A single blanket rate is used to absorb all the overhead cost to the cost object causing cost distortion. ये मैंने आप लोगों को ऊपर में समझा दिया था कि अगर हम एक ही रेट पूरे फैक्ट्री के लिए ले लेंगे तो उससे हमारी जो कॉस्ट आएगी वो गलत आएगी। हो सकता है ना कि डिपार्टमेंट ए में ओवरहेड कम लगा हो और डिपार्टमेंट बी में ओवरहेड ज़्यादा लगा हो, और डिपार्टमेंट बी में सिर्फ प्रोडक्ट बी बनता है, डिपार्टमेंट ए में सिर्फ प्रोडक्ट ए बनता है। अगर एक ही ओवरहेड रेट लेंगे और पूरे फैक्ट्री को उसी ओवरहेड रेट के हिसाब से कॉस्टिंग करेंगे तो प्रोडक्ट ए की कॉस्ट हो सकता है ज़्यादा आ जाए और प्रोडक्ट बी की कॉस्ट कम आ जाए, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट बी में बन रहा है, उसकी ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा जाना चाहिए। तो ये डिस्टिंक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा अगर हम सिंगल ब्लैंकेट ओवरहेड रेट इस्तेमाल करेंगे तो। फिर लास्ट पॉइंट, इट इज अ सब्जेक्टिव अप्रोच सिंस दिस सिस्टम यूजेस आर्बिट्ररी बेसिस। एक बेसिस ले लिया ना मैंने, मशीन आर पकड़ लिया या लेबर आर पकड़ लिया, बट एक्चुअली में तो हो सकता है कि ओवरहेड कॉस्ट जो लग रहा है वो किसी और वजह से लगता हो, सेटअप के वजह से लगता हो, इंस्पेक्शन के वजह से लगता हो, उन सबको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, हम तो मशीन आर्स देख रहे हैं, लेबर आर्स देख रहे हैं। प्रोडक्ट बी में हो सकता है कि मशीन चलता ही नहीं है लेकिन हमने मशीन आर्स के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग निकाल ली है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। क्लियर एकदम, ये सब थ्योरी है, जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन जानना जरूरी है अपने नॉलेज के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, You are the cost controller of ABC Company Limited. You are vouching for the introduction of ABC. हम ABC के फेवर में है, वाउच कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि ABC को लाना चाहिए। And in meeting with other executives of the company, you said, why is using a single plant-wide allocation rate not always accurate? सिंगल प्लांट वाइड एलोकेशन रेट का मतलब सिंगल ओवरहेड रेट एक्यूरेट क्यों नहीं है? तो उसके अभी तो हमने इतने ऊपर सारे तरीके पढ़े कि अगर हम सिंगल रेट यूज करेंगे तो उससे क्या होता है, कॉस्ट डिस्टॉर्शन होता है, कॉस्ट डिस्टॉर्शन होता है। दूसरा, सिंगल रेट यूज करने से जो प्रोडक्ट में रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम हुआ है उसकी कॉस्ट ज्यादा आ जाती है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, फिक्स्ड अगर ओवरहेड है तो फिक्स्ड ओवरहेड तो ज्यादा बनाने से कम होता है, वो तो गड़बड़ हो जा रही है ना बात। तो यहाँ पे हमें ABC को लाना है और सिंगल प्लांट वाइड एलोकेशन रेट को हटाना है, तो क्या कर सकते हैं, इसके फायदे बताएंगे, ABC के एडवांटेजेस बताएंगे और सिंगल प्लांट वाइड एलोकेशन रेट क्यों एक्यूरेट नहीं है, मतलब इसको हटाना है तो इसके डिसएडवांटेजेस बताइए। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, पहला कॉस्ट डिस्टॉर्शन, एक तो हमें डिस्टॉर्टेड कॉस्ट मिलता है, और दूसरा यहाँ पे हम कोई भी आर्बिट्ररी बेसिस, अपने मन से एक बेसिस ले रहे हैं और उसके हिसाब से कॉस्टिंग कर दे रहे हैं, वो तो गलत है। अपने मन से कैसे बेसिस कर ले लें, देखिए अच्छे से कि किस एक्टिविटी के लिए ओवरहेड कॉस्ट लग रहा है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अगर प्रोडक्ट मैंने मशीन आवर्स के हिसाब से एब्जॉर्प्शन किया है तो प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए मशीन में काम होता ही होगा, हो सकता है मशीन में काम ही नहीं होता हो, बट मैंने तो मशीन आवर्स अपने मन से ले लिया और उसके हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल ली, तो वो गलत है। हम यहाँ पे एक आर्बिट्ररी बेसिस को यूज करते हैं। Uses a single plant wide allocation rate is not always accurate because it is based on one allocation base. हाँ, एक ही allocation base हम यूज कर रहे हैं, वही arbitrary basis वाली बात। The allocation base selected might not accurately reflect the way products actually use company resources. यही वाली बात तो हो गई ना। अब हो सकता है कि प्रोडक्ट बी में मशीन चलता ही नहीं है लेकिन मैंने मशीन आर के हिसाब से कॉस्ट निकाल लिया। अगर मशीन आर के हिसाब से कॉस्ट निकाल लिया और प्रोडक्ट बी मशीन में जाता ही नहीं है तो ये तो गलत कॉस्टिंग हो गई।
इसीलिए सिंगल प्लांट वाइड रेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो गलत है, वो सही नहीं है। अब इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लाके। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम अलग अलग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या हो रहा है फैक्ट्री में। अच्छा, फैक्ट्री में क्लीनिंग हो रही है, फैक्ट्री में सेटअप का कॉस्ट लगता है, फैक्ट्री में इंस्पेक्शन का कॉस्ट लगता है। तो अलग अलग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस एक्टिविटीज के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं कि प्रोडक्ट बी में इंस्पेक्शन हुआ है तो इंस्पेक्शन का कॉस्ट डालो, सेटअप हुआ है तो सेटअप का कॉस्ट डालो, क्लीनिंग नहीं हुई है तो क्लीनिंग का कॉस्ट इसमें मत डालो। तो मेरे को क्या मिलता है? करेक्ट और एक्यूरेट कॉस्ट मिलता है। एक्यूरेटली मैं अपने कॉस्ट को कंप्यूट कर पाता हूँ, और अगर मैं एक्यूरेटली अपने कॉस्ट को कंप्यूट कर पाऊंगा तो फिर हम कस्टमर से भी जो वैल्यू लेंगे वो ट्रू वैल्यू ले पाएंगे। मेरे को एक्यूरेटली अपनी कॉस्ट पता है तो उस कॉस्ट में मैं अपने प्रॉफिट्स को ऐड करूंगा और कंपनी अपनी सेलिंग प्राइस फिक्स कर लेगी। तो ट्रू कॉस्ट में पता लगाने के और नज़दीक आ पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सही कॉस्टिंग करूंगा, हो सकता है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी कुछ फ्लॉ हो, लेकिन ये जो फ्लॉ है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से तो कम है। मतलब पहले जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगा रहा था तब हो सकता है कि मैं उतने एक्यूरेटली अपने कॉस्ट को नहीं निकाल रहा था, लेकिन अब जब मैं एबीसी यूज कर रहा हूं तो मैं एक स्टेप और नजदीक चला गया हूं करेक्ट कॉस्टिंग के। समझ गए? तो ये सब थ्योरी पोर्शन इस चैप्टर से आएगा ऐसे नहीं, बट जानना जरूरी है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। Are you just taking classes and still failing? Upgrade to the Super Success Batch for live classes, tracking, and revision. This is your sure path to pass.